ना मिलाकर मंजिल की ओर आगे बढ़े। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग इस बार दिल्ली में भी होली मिलन किए 6 तारीख को। बड़ा अच्छा लगता है कि बिहार में तो लोग अपने गांव वालों के साथ में अपने संस्कृति में लोग कार्यक्रम करते हैं, अपने साथ वालों के साथ करते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है कि हम लोग एक साथ 100, 200, 400, 500 लोग बैठकर और गवई अंदाज में होली गाएं, एक दूसरे को गुलाल लगाएं और ये लगे कि नहीं हमारे बिहार के लोग हैं, सब अपने लोग हैं, सब भाई हैं, सब समाज के लोग हैं। तो वो प्रयास विगत 4-5 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और दिल्ली के साकेत में हम लोग होली मिलन समारोह करते आ रहे हैं। इस बार भी 6 तारीख को था बड़े भाई, तो साकेत में एक बड़ा ऐसे इस प्रकार का सभागार है, लेकिन प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ हमारी उपस्थिति बढ़ती जाती है। तो इस वर्ष इतने लोग उपस्थित हो गए कि वो हॉल छोटा पड़ गया। तो अगली बार से हम लोग ये तैयारी किए हैं कि अगली बार से दिल्ली में जो होली मिलन समारोह होगा वो इंडिया गेट पर मनाएंगे और इंडिया गेट पर हजारों की संख्या में पीला गमछा लेकर और हाथ में झाल लेकर लोग होली गाएंगे। तो एक अलग ही दृश्य होगा। फिर वहां लोग पहुंचेंगे कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं। तो जब उनको पता चलेगा ये बिहार के हैं, तो अन्य राज्य वाले जो अपने दिमाग में बिहारियों के प्रति एक जो परिदृश्य बना लिए हैं, सिनेरियो बना लिए हैं, एक जो अपने मन में भावना प्रकट किए हुए कि बिहारी मतलब ही बिहारी मतलब गिरा हुआ। ये बिहारियों की कमी नहीं है, ये बिहारियों की कमी नहीं है। अभी पत्रकार महोदय सवाल पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि पहले उसी पर 2 मिनट चर्चा करें। बिहारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं। बिहार के लोग तो दिल्ली को चला रहे, बिहार के लोग तो मुंबई को चला रहे, बिहार के लोग तो पंजाब को चला रहे, बिहार के लोग तो लेह लद्दाख में जाकर सड़क बनवा रहे। जब मैं फौज में था तो अभी मैं गया था नागालैंड मणिपुर तरफ, तो बिहार के लोग वहां जाकर होटल भी चला रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, रिक्शा ठेला भी चला रहे हैं, टेम्पो भी चला रहे हैं। बिहार के लोग प्रत्येक राज्यों में जाकर दूसरे राज्य का उत्थान कर रहे हैं, उसका ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन बिहार की ये दुर्दशा है कि भारत का सबसे युवा राज्य आज विकास के पैदान पर सबसे निचले सीढ़ी पर खड़ा है। गलती बिहारियों की नहीं, बिहारी ईमानदार है, बिहारी कर्मठी है, दूसरे राज्यों में कमा रहे बेचारे, पेट पाल रहे, उस राज्य का विकास हो रहा है। कमी हमारी सरकारों में रही है, जो विगत 30-31 वर्षों से बिहार में जिनके पास सत्ता है, कमी उठती रही है। श्री बाबू के कार्यकाल में जो कल कारखाने लगाए गए थे उनको भी बंद करा दिया, कोई नए उद्योग नहीं लगे और बिहारियों को आए दिन ट्रेन में भर भर कर दिल्ली, पंजाब, सूरत और मुंबई जाने को विरोध कर दिया। और बात रही जहां तक आपके समाज की, तो आपके समाज की स्थिति अब यह है कि आप कभी जाइए दूसरे राज्य में, दिल्ली में या हरियाणा में या गुड़गांव में, नोएडा में, और सेक्रेटरी एजेंसी के ऑफिस में चल जाइए, उसका रजिस्टर उठाकर चेक कीजिए तो उसमें 90% नाम के आगे शर्मा सिंह तिवारी मिश्रा लिखा रहेगा। आपकी औकात बस यही है। पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम कौन करेगा? तो ब्राह्मण भूमिहारी करेंगे, नागपुर की। आपकी स्थिति यह रहेगी, लेकिन बावजूद इसके आप समझने को तैयार हैं। आपको लगता है कि हम आज भी जमींदार ही, आपको लगता है कि हम आज भी बहुत बड़े चाणक्य हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिए जो पीछे लोग बैठे हुए खड़े हैं, थोड़ा सा उनसे अनुरोध है कि लोग बैठ जाइए और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, बैठ कर पंचायती करेंगे। तो आपकी स्थिति यह है कि आप विगत 31 वर्षों से, देखिए वैसे तो राजनीतिक बातें सामाजिक या धार्मिक मंच पर नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हम लोग
एक तो बिहार से है और ऊपर से भूमिहार से। तो राजनीति तो हमारे खून में, बिना इसके तो कोई चर्चा होगी नहीं। एक बुजुर्ग हमको बताए थे कि अशोक जी आप किस जाति का संगठन बना? हमने कहा कि भूमिहार का हम लोग का। तो बोले जुड़ेगा कौन? जुड़ता तो कार्यकर्ता है ना, आपके जाति में कार्यकर्ता तो है ही नहीं, घर घर में नेता है। तो हमने कहा कि हर चीज को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। कार्यकर्ता यदि जुड़ता है तो अकेला जुड़ता है, और नेता यदि जुड़ता है तो पूरे काफिले के साथ जुड़ता है, पूरी टीम के साथ जुड़ता है। हमारी टीम बहुत मजबूती से और बहुत जल्दी एक विशाल रूप लिया है। पूरे देश में ऑनलाइन ऑफलाइन संगठन के माध्यम से लगभग 4.5 लाख लोगों ने सदस्यता ली है। और पार्टी बनने के बाद लगभग साल भर तो हम लोग कोरोना में ही परेशान रहे। बावजूद इसके पार्टी बनी थी और 6 महीने के अंदर 90,000 ऑफलाइन और 1.25 लाख ऑनलाइन सदस्य इसके बन गए थे, जो कि अपने आप में एक इतने लोग चाह रहे हैं कि भाई अपना ही कोई विकल्प हो। बहुत लोगों की उम्मीदें जगी, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा कौन करेगा, उस पर खरा कौन उतरेगा? उसको पूरा करने के लिए जो ये संकल्प लिए है कि हम संगठन को बढ़ाएंगे, हम पार्टी को बढ़ाएंगे, समाज की स्थिति बदलेंगे, बिहार की स्थिति बदलेंगे। यदि वो लोग पहले आपस में संगठित रहेंगे तब आपका समाज संगठित होगा। आपको संगठित रहने की आवश्यकता है, आप ही को देखकर समाज भी संगठित होगा। आज विशेष 3 मई को लेकर हम लोग इस बैनर को छापने में हमें लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और गाइडलाइन की वजह से हुआ है। होली मिलन समारोह सह आमंत्रण सभा ऐसा करके लिखवाना था, लेकिन शायद ये देखिए, लेकिन हम अपने तरफ से, क्योंकि एक व्यक्ति को तो कार्ड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से पूरे बेगूसराय जिला वासियों को हम उसमें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 3 मई को पूरे दम खम के साथ आप लोग पटना पहुंचे और इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। दूसरी बात, परशुराम शोभा यात्रा की हम लोग हर साल रामनवमी में शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान राम जी को पूजते हैं। तो भगवान परशुराम को पूजने में क्या दिक्कत है? आप लोग यदि, और ये होना चाहिए, आप यदि यादव समाज के गांव में जाइए तो आपको गोवर्धन पहाड़ जरूर मिल जाएगा, गोवर्धन की पूजा करते हैं। आप यदि रविदास के गांव में जाइए तो रविदास, भगवान रविदास की मूर्ति आपको जरूर मिल जाएगी, उनका मंदिर मिल जाएगा। पासवानों के गांव में जाइए तो चौहर मल की मूर्ति मिल जाएगी। आप माझी या इनके गांव में जाइए तो आपको गोरैया ढेवार की पूजा करते हुए लोग दिख जाएंगे। सब अपने अपने इष्ट देव, सब अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। सब हम लोग सबके भगवान की पूजा करते हैं। हमारे मठों में, मंदिरों में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूमिहार ब्राह्मण के का ऐसा गांव होगा जिस गांव में मठ, मंदिर, ठाकुरबाड़ी नहीं होगी। लेकिन 99.99 गांव में के मंदिरों में अपने इष्ट देव भगवान परशुराम की मूर्ति नहीं है। ये बात की सच्चाई है, लेकिन मूर्ति होना चाहिए। और ये बात ताली बजाने वाली नहीं, ये विचार करने वाली बात। मूर्ति होनी चाहिए, छोटा ही मूर्ति हो। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, भोले बाबा की भी पूजा करते हैं। उसी में एक मूर्ति भगवान परशुराम के लिए रख देंगे, वो भी विष्णु के छठे अवतार है, तो जाएगा नहीं। और एक चीज हो, कई मामले ऐसे होते हैं बेगूसराय में ही या दूसरे जिले की बात हो, यदि मंझौल में कोई घटना घट गई हो तो रामगिरी को पता 3 दिन तक नहीं चलता कि मंझौल में कोई घटना घटी है। वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक यहाँ मीडिया वाले लोग नहीं जाएंगे, जब तक कोई संगठन से नहीं जाएगा, जब तक कोई नेता नहीं जाएगा, तब तक समाज को पता नहीं होता है कि बगल के गांव में क्या हमारे साथ घटना घट गई। कई हम लोग पिछले साल गए थे, 2 साल हो गया, महिसौर में
350 एकड़ जमीनें वैशाली जिला में, बंदवार में जो घटना घटी थी आपके यहाँ वही हालत वहां भी हुआ था। 350 एकड़ जमीनों को कब्जा कर लिया गया था एक जोरदार अपराधी के द्वारा, और पड़ोस के गांव को पता नहीं था कि जमीनें कब्जा, और उसी समाज का गांव, उसको नहीं पता है कि यहाँ जमीनें कब्जा। और जब हम लोग पूरे बिहार से एकत्रित होकर हजारों की संख्या में पहुंचे, तब उनके बगल के गांव से लोग कॉल कर रहे हैं कि ऐसा मेरे बगल की घटना है, हमको नहीं पता था कि ऐसी बात। तो इतनी बड़ी घटना और बगल के गांव को नहीं पता, तो छोटी मोटी घटनाओं का कैसे पता चलता होगा। और आए दिन घटनाएं घटती हैं। तो मुस्लिम समाज से हमको एक सीख मिली, वो लोग हर शुक्रवार को जुम्मा का दिन मस्जिद में वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं हर शुक्रवार को। और शुक्रवार के दिन ही उनकी बहुत सारी छोटी मोटी समस्याओं पर चर्चा होता है और उसका निराकरण हो जाता है। फलनवा की बेटी की शादी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कैसे शादी होगी, तो वहां सब लोग मिलकर उसको मदद करेंगे। फलाने को फलाना समाज का लोग, फलाना धर्म का लोग परेशान कर रहा है, उसकी बात वीडियो नहीं सुन रहा, खाना पुरानी नहीं सुन रहा है, उसका जमीन जबरदस्ती कोई जोत रहा है, फलाने पर SC ST एक्ट कोई जबरदस्ती लगा दिया है। तो इस तरह के कई समस्याओं का समाधान वो लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ते पढ़ते कर लेते हैं। तो हम लोग, मकसद यह है क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं आदमी एक, और सब लोग, छोटी भी समस्या होगी, यदि किसी का नाखून भी कट जाएगा गलती से तो उसका भी समस्या, और किसी का गर्दन काट दिया गया उसकी भी समस्या, किसी का पड़ोसी 1 इंच बढ़ा के एक और दीवार दे दिया उसकी भी समस्या, और कहीं का 300 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया गया उसकी भी समस्या। प्रत्येक समस्या को हमारे मैसेंजर पर भेज दिया गया, व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा कि हम निराकरण इसका निकालिए। तो हमारे पास भी कोई हनुमान जी वाली शक्ति है, यहाँ से उड़े और पहुंच गए और पूरे जितने रावण कंस है सबको, सबकी लंका जला दी और चले, ऐसा तो है। और आदमी एक समय में हमारे पास भी 24 घंटा ही है, इसी बीच में कार्यक्रम भी करना है और भी दूसरे काम है। तो यदि छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण लोकल स्तर पर ही हो जाए तो हर छोटी समस्या हमारे पास नहीं पहुंचती, और यदि लोकल स्तर पर नहीं हो रहा तो वो समस्या आगे पहुंचे, फिर उसको स्टेट लेवल पर पहुंचाया जाएगा, हर जिला से लोग जुड़ कर पहुंचाएंगे। तो इसलिए इसका निराकरण निकालने का, क्योंकि 7-8 साल से लगातार हम इस बात पर मंथन कर रहे थे कि आखिर ये समस्या समाधान होगा कैसे। और यदि एक दिन में 20 समस्या मेरे पास आया है तो हम एक या 2 जगह जा सकते हैं, और एक विधानसभा या एक लोकसभा या एक जिला से तो आता नहीं। कोई नेपाल बॉर्डर से आया है तो कोई उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आया है, झारखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठे लोग भी बोलते हैं, सूरत से भी लोग कहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है परशुराम जी के मूर्ति वाला, ये कॉन्सेप्ट हमको लगा कि कारगर सिद्ध होगा। हम लोग प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मठ में, प्रत्येक ठाकुरबाड़ी में भगवान श्री परशुराम जी का मूर्ति की स्थापना करें। छोटा ही मूर्ति होगा, जो 20 लाख का मूर्ति लगाइए, 10,000 का भी, 5,000 का मूर्ति मिल जाता। और समाज इतना सक्षम है कि गांव में यदि 100 घर की बस्ती है तो 100 रुपए इकट्ठा करके मूर्ति लगवा सकते। आप ही लोग, गांव के लोग ही मिलकर मूर्ति की स्थापना करा दीजिए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए। और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन होता है, संध्या 6 से 7 या 5 से 7 के बीच में परशुराम जी की आरती के बहाने आप लोग मंदिर में पहुंचिए। पहले के लोग मंदिर में पहुंचते थे हर सोमवार को या हर रविवार को या हर मंगलवार को, अलग अलग गांव की अलग अलग प्रथा थी, और वहाँ भजन गाया जाता था और बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा होती, और ये धीरे धीरे विलोप होता जाता। तो हमारी समस्याएं आपसी कलह में बढ़ती जाती, और यही वजह है कि हम लोग आपसी कलह में, अपने गोतिया की लड़ाई में, केस फौजदारी में, बिहार में भूमिहारों ने सबसे अधिक जमीनें हमसे बेची, सबसे अधिक जमीनें बेची। तो इसका निराकरण ये होगा कि हम लोग जब रविवार को एक बार संध्या आरती के बहाने जब मंदिर में बैठेंगे तो घंटा 2 घंटा आपसी समस्याओं पर चर्चा होगा, और एक मंदिर से दूसरे मंदिर का लिंकअप रहेगा।
चेन सिस्टम बना रहेगा। पूरे बिहार में जितने मंदिरों में भगवान श्री परशुराम जी के मूर्ति की स्थापना होगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे संगठन के पास भी होगा, उस मंदिर के कमेटी का नंबर हमारे पास होगा, ताकि कहीं भी कोई समस्या हो, कोई बड़ी घटना घट जाए तो बिहार के तमाम समाज के गांवों तक 5 मिनट के अंदर में व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज पहुंचाया जा सकता है, टेलीफोनिक संपर्क करके मैसेज पहुंचाया जा सकता है और 1 करोड़ लोगों को ये जानकारी दी जा सकती है कि आपके समाज के फलाने व्यक्ति के साथ में, फलाने गांव के साथ में, फलाने जगह पर इस तरह की समस्या उठी है, इसका निराकरण निकाला जाए। आप लोग देखिए, और छोटी मोटी समस्या है तो मान लीजिए यहाँ पर 20 गांव है, बिहार है, मंझौल है, रमदिरी है, आसपास का जो भी गांव है, आपस में यदि ये लिंक है और मंदिर कमेटी के ही लोग जो पूजा करने जाते हैं परिवार को, उन्हीं लोगों तक यदि 20 गांव या 25 गांव को मैसेज चला जाए कि फलाने की जमीन फलाना जोत रहा है जबरदस्ती, और सीओ साहब के पास चक्कर लगा लगा के इसका चप्पल घिस गया, थाना प्रभारी सुनते नहीं है, तो क्या करें? तो यहाँ पर यदि 20 गांव के लोग 10-10 की संख्या में भी इकट्ठे होकर और सीओ साहब के पास जाएंगे तो 200 लोग इकट्ठे होकर सीओ साहब के पास जाएंगे, 200 लोग इकट्ठे होकर थाना प्रभारी के पास जाएंगे और वो सीओ साहब, वो थाना प्रभारी फिर ये सोचने पर मजबूर होंगे कि भाई इनका काम होना चाहिए, नहीं तो ये लोग फिर हंगामा करेगा, ये लोग घेराव करेगा, पेपरबाजी करेगा, धरना देगा, हमारी नौकरी खतरे में पड़ेगी और नौकरी सबको प्यारा हो। 3 महीना यदि गलत कर रहा है कोई अधिकारी और आप संगठित होकर संघर्ष कीजिए, और यदि वो 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, एक वीडियो की 1 महीने की कमाई जोड़ लीजिए कितना होगा, एक थाना प्रभारी की 1 महीने की कमाई जोड़ लीजिए कितना होगा, 3 महीने में जोड़ लीजिए उनको कितना नुकसान हो जाएगा। और नौकरी पर कलम लगेगा वो अलग से, प्रमोशन रुकेगा वो अलग से। तो कोई नहीं चाहता है कि हम लोग लफड़े में फंसे, लेकिन आप अकेले जाइएगा कोई काम कराने तो आपको गाड़ी देकर भगा दिया, आपको टाइटल देकर भगा दिया जाएगा। आपके टाइटल के आगे सिंह लगा हुआ है, नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है, तिवारी लगा हुआ है, मिश्रा लगा हुआ है, तो आपका काम ये मान लीजिए कि आज के डेट में पहले ये मान के चलिए कि 90% हमारा काम सरकारी कार्यालय में नहीं है। वर्तमान में स्थिति है बिहार, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं बिहार पुलिस में, फॉर्म भर रहे हैं दरोगा में, और पिताजी के नाम के आगे सिंह शर्मा तिवारी मिश्रा लिखा हुआ है, ठाकुर लिखा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि आपकी नौकरी नहीं है। वर्तमान में ये स्थिति होया हुआ नौकरी मेरिट में आया हुआ और नीतीश जी कैंसिल कर दिए थे। 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के 70 दरोगा की बहाली हुई थी, जिसमें 40 भूमिहार, और मेरिट लिस्ट निकला हुआ नीतीश जी उसको कैंसिल कर दिया। बाद में 9 साल तक वो लोग केस लड़े और सुप्रीम कोर्ट से उनको डिसीजन मिला और अभी वो लोग ट्रेनिंग करके लड़। ये स्थिति है, संगठित रहिए, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। और लोकतंत्र अब बचा नहीं, बार बार संगठित 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 संगठित, एकता 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 रट क्यों लगाते हैं हम लोग? क्योंकि लोकतंत्र अब बचा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और भीड़ तंत्र को दर्शाया जाता है, संख्या बल दिखाया जाता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना बुद्धि है, आप कितने बुद्धिजीवी हैं। मायने ये रखता है कि आप कितने संगठित हैं, कितनी संख्या में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कितनी संख्या में आप जुट सकते हैं एक जगह पर। और यदि आप संख्या में जुटते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी बात तमाम पार्टियां करेंगी। और दूसरी बात कि किसी भी स्थानीय किसी भी पार्टी के साथ में हम लोग धोती और साड़ी वाला गठबंधन छोड़ दें। जैसे शादी ब्याह में लड़का और लड़की का धोती और साड़ी का एक फर बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जैसी भी है पूरे जीवन इसको लेकर चलना है। वही गठबंधन हम लोग कर लेते हैं पार्टियों के साथ। पहले 30-35 साल कांग्रेस के साथ में किए और अब इधर भाजपा के साथ में। यहां पर आपको नारा ये देना होगा कि न भाजपा को वोट करेंगे न कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जो हमारी बात करेगा वही हम पर राज करेगा। और ये
कीजिएगा, तभी आपको पार्टियां पूछेगी। और नहीं तो जैसे हर 5 साल के बाद आपके विधानसभा में 5 को विधायक घट जा रहे हैं। 40-45 साल 50 साल पहले ही बिहार विधानसभा में 52-54 विधायक भूमिहार जाते थे, और घटते घटते 2015 में आप आ गए 17 में। आप संघर्ष पिछले 5 साल में 6 साल में जो किए हैं, उसी का परिणाम है कि जो हर 5 साल के बाद आप घटते जा रहे थे उस पर विराम लगा है, और इस बार 17 से बढ़कर हम 21 पर हो गए हैं। और हमने संकल्प लिया है कि पूरा बिहार विधानसभा में जब तक 52 पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम चयन के साथ। अब जो लोग पहुंचते हैं उनसे अपील जरूर रहेगा, यदि समाज संगठित हो रहा है तो जितना राम मांझी को वोट देंगे तो संगठित हो नहीं रहा, वोट तो आप ही को देगा। तो बात हुई इसकी करनी होगी, बात किसकी करनी होगी, और हम ये नहीं करेंगे केवल हमारी बात नहीं। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, आप पॉलिटिकल बैनर तले काम कर रहे हैं, पार्टी है, पार्टी के बैनर तले आप काम कर रहे हैं, आप राजनेता हैं, तो ये तो वास्तव में आप एक जाति के नहीं, आप दलितों की भी बात कीजिए, आप पिछड़ों की भी बात कीजिए, लेकिन साथ साथ जो गरीब सवर्ण है उसकी भी बात कीजिए। आप श्री बाबू को जैसा ही बनिए, और श्री बाबू के जो अनुयायी हैं हम उनसे भी आग्रह करते हैं। बहुत लोगों को देखा है हमने बड़े भाई ने कि अपने दफ्तर में, अपने घर में बिहार केसरी डॉक्टर सिग्नेचर सिंह जी की बड़ी तस्वीर लगाते हैं, और फेसबुक पर रोज दलित और मुसलमान को गरियाते हैं। तो हमको लगता है कि श्री बाबू की आत्मा रोती होगी। इससे अच्छा है कि श्री बाबू की तस्वीर को उठाकर कूड़ेदानी में डाल दें, तो ज्यादा अच्छा है। वो श्री बाबू जो दुनिया को संदेश दिए देवघर मंदिर में दलितों को प्रवेश करवाकर कि भगवान पर अधिकार केवल ब्राह्मणों, भूमिहार और राजपूतों का नहीं है, उतना ही अधिकार दलितों का भी है। वो श्री बाबू के कहने पर 50,000 मुसलमान बिहार में रुक गए विभाजन के समय में। जब देश में विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान बना, तो इस देश के मुसलमान डरने लगे कि भाई यहाँ सुरक्षित नहीं, हमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। यहाँ के वर्तमान उसमें प्रधानमंत्री होते थे, जिनको अब मुख्यमंत्री कहा जाता है, डॉक्टर सिग्नेचर सिंह जी थे। उनके पास आए 50,000 मुसलमान, उन्होंने कहा कि आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप यदि आश्वासन देते हैं कि आपके राज्य में हम लोग सुरक्षित हैं तो हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। श्री बाबू ने कहा कि यदि आप इस मिट्टी को मां समझते हैं, यदि आप आजीवन तिरंगा के नीचे सर झुकाने को तैयार हैं, तो 2 कलम लिख लीजिए कि जब तक डॉक्टर सिग्नेचर सिंह जिंदा है तब तक आपका कोई बाल बाका भी नहीं होगा। और उन्हीं के आश्वासन पर 50,000 मुसलमान बिहार में रह गए थे, पाकिस्तान नहीं। और वो आजीवन जब तक श्री बाबू जिंदा रहे तब तक उनको अपना नेता मानते थे। और यही समीकरण था आपके पास, जिस समीकरण के बदौलत आजादी के 35-40 वर्षों तक आप इस बिहार के राजनीति के केंद्र में डूब रहे। लेकिन आप बाद में बन गए ठेका लेने वाले, आप बाद में बन गए प्रमाण पत्र लेने वाले। प्रमाण पत्र हमको दूसरा कोई देगा, ये तो हमारे लिए एक शर्म की बात। हमारे बाप दादा प्रमाण पत्र दूसरों को देते थे कि हिंदू है कि नहीं। प्रमाण पत्र देने का काम हमारा था, अब हम लेने का काम करें। प्रमाण पत्र हम ले रहे हैं, कैसे? हमको बताया जा रहा है, हमको सिखाया जा रहा है कि जब तक रामनवमी में तलवार लेकर मस्जिद से आगे जैसे नाम नहीं बोलोगे तब तक तुमको हिंदू नहीं मानेगा। लेकिन ये जो हिंदू के नाम पर जो आज ये बातें सिखा रहे हैं लोग, इनको ये जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो ये जानना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं कि जब जब इस देश पर, इस सनातन पर, इस हिंदुत्व पर आक्रमण हुआ, इसको मिटाने की कोशिश की गई, हमारे ग्रंथों को, हमारे वेद पुराणों को जलाया गया,
हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को रात रात भर बैठाकर वेद पुराण रखवाया और अगले दिन फिर से लिखवाया, तब जाकर आपका हिंदुत्व बचा, तब जाकर आपका। और आज हमें वो लोग सर्टिफिकेट दे जिन्हें ये नहीं पता कि जनेऊ का महत्व क्या होता है, जिन्हें ये नहीं पता कि शिखा का महत्व क्या होता है, जिन्हें ये नहीं पता कि हम घर में महावीर जी का झंडा क्यों लगाते हैं, वो हमको सर्टिफिकेट। ये हमारे लिए सब खुदा थोड़ी सी मानसिकता बदली। बिना वजह किसी धर्म या किसी जाति को सोशल मीडिया पर गलत बोलना बंद कर दिया। जब चुनाव आता है तो आपको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नेता तो और भी बहुत है, लेकिन चुनाव के समय आपके वर्तमान सांसद जी से ही बुलवाया जाता है कि जो हमको वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज दें। इन्हीं से बुलवाया जाता है, इन्हीं से स्टेटमेंट दिलवाया जाता है कि सवर्ण कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। 2015 की बात हम कह रहे हैं, 2019 की बात कह रहे हैं। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि जो इसको वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज देगा? और वो बिहार से कहवाया जाता है ताकि मुस्लिम ये समझे कि वो हिंदू का नेता नहीं बोल रहा है, वो बिहार का नेता बोल रहा है और मुस्लिम आपसे अलग हो, ताकि वो वोट बैंक आप मजबूत वोट बैंक के रूप में नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को तो कंफ्यूजन है कि प्रतिशत में कितने हैं। 2-3 जगह हम लोग अभी सभा की है, समस्तीपुर में किए और उससे पहले मुंगेर में किए, फिर दिल्ली में किए और आगे भी है। अभी आज बेगूसराय में, कल जहानाबाद में है, परसों गया में है, परसों रोहतास में है, उसके बाद शेखपुरा में है, बड़ैया में है, फिर अरवल में है। तो हम लोग तो हर जिला में घूमते रहते हैं। कई लोग मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो आबादी में बहुत कम है। वो अपने मन से ही कह देते हैं कि हमारी आबादी तो 2%, 3% है। उनको ये नहीं पता कि ये वामपंथ मीडिया का देन है, ये मीडिया का देन है। और ये जेपी, लोहिया, कर्पूरी और लालू नीतीश के समय से ये चलता आ रहा है। और ये लोग का साथ मतलब ये षड्यंत्र है कि इनको बताओ कि तुम्हारी आबादी बहुत कम है, ताकि इनके मन में एक ही भावना बैठे कि हम देने नहीं करते। ये सच्चाई है कि 1931 के बाद कोई जाति जनगणना हुआ ही नहीं। आजादी से पहले जाति जनगणना हुई और उस समय उड़ीसा, झारखंड भी बिहार के साथ में। उड़ीसा में कई गो भूमिहार है बताइए? उड़ीसा में भूमिहार है? नहीं है। झारखंड में भी 4-5-6 जिलों में भूमिहार है। मूल रूप से भूमिहार बिहार में है। तो उड़ीसा की भी आबादी, झारखंड की भी आबादी और बिहार की भी आबादी को जोड़ लिया गया था। तो उस समय हमारी आबादी 4.5% दिखाई गई। और आज जब उड़ीसा अलग हो गया, जहां हम थे ही नहीं, झारखंड अलग हुआ, तो जहां मूल रूप से थे, तो आज यदि सच में जातीय जनगणना हो जाए और एक्चुअल गणना हो तो हमारी आबादी कम से कम 8% होगी। बिहार में हमारी आबादी कम से कम 8% होगी। वैसे 2018 में एक बीबीसी ने सर्वे किया था, उस आधार पर बताया था कि बिहार में भूमिहारों की आबादी 7%, ब्राह्मणों की आबादी 6.5%, राजपूत की आबादी 6% और 1.5% कायस्थ की आबादी। तो अब आप बताइए, हम लोग गांधी मैदान में रैली की तो एक पत्रकार महोदय पूछे, क्या सुदोष ये लाखों की संख्या में जो आप लोगों को एकत्रित किए हैं, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी भी बनाएंगे क्या? तो हम वहीं से लोगों से हाथ खड़ा करवाए कि क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बने? जो लोग गांधी मैदान गए उन लोगों को याद होगा, तो सबने हाथ उठाकर समर्थन किया कि बिल्कुल राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए। तो उस समय तो मीडिया बंधु को हम जवाब दिए कि देखिए लोग चाहते हैं, हम केवल नहीं चाहते। और लोग चाहे क्यों नहीं? लोग क्यों नहीं चाहते? जाति के आधार पर तो यहाँ अलग अलग दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं, तो हम दूसरे की दुकान में जाकर क्यों बैठे भाई? जब यहाँ पासवानों की पार्टी हो सकती है, कुर्मियों की पार्टी हो सकती है, मलाहों की पार्टी हो सकती है, माझी की पार्टी हो सकती है, कुशवाहा की पार्टी हो सकती है, तो भूमिहार, ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी क्यों नहीं? हमने यही कहा। फिर वो कहेंगे आपका वोट बैंक कितना है और इस आधार पर आप सरकार कैसे बनाएंगे? एक बड़ी पार्टी कैसे बनेगी?
तो हमने कहा कि जब 13% आबादी के दम पर राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, तो 14.5% आबादी वाली राष्ट्रीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निश्चित रूप से बनेगी। आप संगठित होइए, आप अपना दूध इकट्ठा कीजिए, जोरंग आपको अपने आप मिल जाएगा। जिस दिन आप इकट्ठा होइएगा उस दिन दही जमाने के लिए आपको जोरंग मिल जाएगा। संगठित होना पड़ेगा। और माननीय कुंडा बाबू का एक था कि भाई तमाम हमारे जो सीनियर लीडर हैं या जो पुराने रह गए हैं उनको भी जोड़ा जाए। तो भाई साहब एकदम ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि हम और बल्लभ जी भी इसके लिए शुरुआती दिनों से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग जानते भी हैं। यहाँ तक कि हम लोग कई लीडर के पास गए। एक IPS सुधीर बाबू है जो छपरा सिवान में स्थित है, यही बेगूसराय में भी स्थित रहे PMT में। उन्होंने कहा फोन करके क्या संतोष जी आपको आप यदि आपका मूल उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य कि हमारा समाज एक हो और हम लोग मुख्य धारा में फिर से जुड़े जो बहुत नीचे आ गया। हमारा कम से कम रुके जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक इस तरह का जो पतन हो रहा है इसको रोकने और आगे की ओर बढ़ाए। तो बोले कि आपको त्याग करना होगा। हमने कहा कि क्या त्याग होगा? तो बोले आपको अपना अध्यक्ष पद त्यागना होगा। हमने कहा कि क्या है? हमने कहा कि उसके लिए तैयार है और अब जिसको चाहिए उसके गले में हम माला डाल देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आप ही अध्यक्ष नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज लोग को जो स्नेह मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो समर्थन मिलता है, वो किसी अध्यक्ष पोस्ट के चलते नहीं मिलता है। यह केवल एक भाई का इतना प्रेम है समाज को। तो हमने कहा कि आप जिनके बारे में हाथ उठाकर कर दीजिए तो उनके गले में आप माला डाल दीजिए। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। सोशल मीडिया में रोज तो नाम लेकर लिख दिए रामजतन सिन्हा IPS सुधीर बाबू नाम लिखकर पोस्ट कर दिए तो उनका पब्लिक पोस्ट कर दिए। बोले कि मेरे साथ चलिए और बोले कि आप ही को कहना होगा ये बात। तो समाज के सीनियर मोस्ट लीडर, सबसे सीनियर मोस्ट है, बहुत पुराने, अब कई 2 दशक से सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास ले गए और बोले कि इनको आशीर्वाद दीजिए और अध्यक्षता आप स्वीकार कीजिए। और वो बुजुर्ग है, रिटायर्ड IPS अधिकारी है, वो पैर पकड़ लिए मेरे सामने, पैर पकड़ के बोले कि आप हम लोग की बात मान लीजिए और बिहार में इस पार्टी अब पहचान की मोहताज नहीं राष्ट्रीय जनता पार्टी, सब लोग जान रहा है और इसके लाखों सदस्य हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग पूरी पार्टी आपके चरणों में समर्पित कर दे रहे हैं, अब आप ही चलाइए, आप ही अध्यक्ष बनिए। तो वो कहे कि हमको अध्यक्ष बनना होगा तो भाजपा कांग्रेस में नहीं बनेंगे, इसका क्यों बनेंगे? अब इतना जब करने के बाद ये सब उनके मुंह से निकला तो हम भी तो फौज से 8 साल सेवा देकर आए हैं, हमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने भी कह दिया कि तो आपको जिला अध्यक्ष भी बनाने के लिए कौन तैयार? यदि जिला अध्यक्ष बना देगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी बंद कर देंगे। जिला अध्यक्ष दूसरे के लिए कौन आपको तैयार है, कौन बनाने के लिए तैयार? और आज भी आप ये दम भर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। धोती फाड़ रहा है सुशील मोदी के भाग में, यहां से व्यक्ति भाग नहीं रहे, फिर भी पिछले को बने हुए। भूपेंद्र यादव आकर स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं कि वो बिहार जाएगा कहाँ, इसको भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। बावजूद इसके इतने गिर गए कि फिर भी उसी को वोट दो। कभी इतना गिरा वो तो समाज नहीं था। हम लोग तो अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते, अपने स्वाभिमान के लिए। और ये संकल्प लीजिए कि हम किसी भी पार्टी को हराने या जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे, अब हम अपने लिए वोट करेंगे और जो हमारी बात करेगा हम उसी को वोट देंगे, अन्यथा वोट नहीं करेंगे। और जिस दिन आप ये संकल्प ले लीजिए, जो पार्टियां आपके बदौलत सरकार में हैं उनकी फटियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सबसे हार्डकोर समर्थक उसके आप ही हैं। आप ही वो लोग हैं जो मुसहर टोली में गाड़ी भेज कर और उनके रैलियों में भीड़ लगवाते हैं। आप ही वो लोग हैं जो उनके रैलियों में टेंट सजाना और पंडाल की व्यवस्था करते हैं। आप ही जाति के वो नेता हैं
जिसको भोजन की जिम्मेवारी दी जाती है बनवाने की, आप ही वो लोग हैं जो चुनावी माहौल तैयार करते हैं। आप ही वो लोग हैं जो अपने जेब से पैसा खर्च करके इनके लिए वोटर कार्यकर्ता तैयार करते हैं। और आप ही वो लोग हैं जो चुनाव के दिन इन पार्टियों के लिए बूथ पर लाठी गोली खाते भी और चलाते भी। जिस दिन आप खड़े हो जाइएगा उस दिन की पार्टियां खड़ी होगी, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपसे पार्टी से आप नहीं। गया में धरना हो रहा था, जब लाठीचार्ज हम लोगों पर हुआ था पटना के डाकोला चौराहे पर, तो उसके विरोध में धरना हुआ। माननीय सीपी ठाकुर जी, माननीय सूरजभान जी, माननीय रामकृष्ण सिन्हा जी और भी बहुत सारे नेता पहुंचे। तो हमने वहां पर यही बात कहा था कि लोजपा से सूरजभान जी की पहचान नहीं, सूरजभान जी के वजह से लोजपा को लोग जानते हैं। आज भाजपा की पहचान या सीपी ठाकुर जी की पहचान, कैलाशपति मिश्र जी की पहचान भाजपा की वजह से नहीं हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा की पहचान कैलाशपति मिश्र जैसे और सीपी ठाकुर जैसे लोगों की वजह से। लेकिन आज देख लीजिए इनके बैनर पर कहीं फोटो दिखाई नहीं देगा, फोटो दिखाई देगा लेकिन नजर आएगा, फोटो दिखाई देगा नंदकिशोर यादव का, प्रेम कुमार का। क्या योगदान है इनका पार्टी, सिवाय खुद को विधायक बनाने और खुद को बड़ा बनाने के अलावा क्या योगदान? तो आपको दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और फिर भी आप अपमान का दुख सहकर कहीं क्यों? आपके पास विकल्प है। और जब इस राज्य मात्र 1.5% पूरे बिहार में आबादी में बदलाव होगी, शहरी की आबादी 1.5% पूरे बिहार में, और आज देखिए वो संगठित होकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया, नीतीश जी पर दबाव बनाकर ईबीसी से डायरेक्ट एसटी में समाज को लाने के लिए अनुशंसा भी करवा लिए, केंद्र में पड़ा हुआ है। और हम केंद्र को भी रोज आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी को भी किया, हमारे समाज को ईबीसी से हटाकर एसटी में डाला, यानी अति पिछड़ा से हटाकर महादलित बना दिया। हमारे आरक्षण को 15% बढ़ाइए, ये दबाव बना रहे हैं। और चूंकि अब सरकार में है तो तमाम मीडिया कवरेज मिले, लोगों तक बातें भी पहुंच रही है। तो जब 1.5% के लोग संगठित होकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं, तो आप 14% से संगठित हो जाइएगा। उस दिन केवल दबाव ही नहीं, उस दिन सरकार गिरा सकते हैं। आप में ये ताकत है। तो एक बार पुनः आप सबों को आमंत्रित करते हुए मुझे विश्वास है कि 7 नवंबर 2019 की तरह इस बार भी 3 मई को पटना में परशुराम शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर बेगूसराय से लोग भाग लेंगे, उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और अपने चट्टानी एकता का परिचय देंगे। एक बार चाहेंगे कि आप सभी हाथ उठाकर दोनों हाथ से अपने भगवान परशुराम का जय घोष लगाएंगे। उसके अलावा ईमानदारी पूर्वक यदि आ सकते हैं तभी कौन कौन लोग पटना के गांधी मैदान में इस बार पहुंचेंगे परशुराम जयंती के अवसर पर, एक बार हाथ खड़े। तो लगभग 99% लोग पटना के गांधी मैदान इस बार परशुराम जयंती के अवसर पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत आभार। इसी बात पर एक जोरदार आवाज लगाइए परशुराम जी के नाम पर। आप जोगी देख तैयारी है।